हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड और एक होता है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड के केस में जो डेफिनेशन है वो पहले से कंपाइलर को पता होता है। यूजर डिफाइंड के केस में डेफिनेशन हमें खुद से लिखना होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें उसको डिक्लेयर भी करना होता है। तो डिक्लेयर करने के चार तरीके हैं जिनको हम बोलते हैं कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। तो उसमें सबसे पहला है नो रिटर्न टाइप। देन जो भी फंक्शन आप बना रहे हैं उसका नेम एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। मतलब फंक्शन ना तो कोई आर्ग्यूमेंट पास करेगा या रिसीव करेगा, ना ही वो कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉइड एफ पैरेंथेसिस। तो रिटर्न टाइप वॉइड, इट मींस ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। पैरेंथेसिस ब्लैंक है, इट मींस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये कोई भी आर्ग्यूमेंट फंक्शन में पास नहीं करेगा। सो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन कि जब भी आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज कि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, देन फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड। तो रिटर्न टाइप तो वॉइड होगा, फंक्शन नेम एंड फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं और दोनों किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप। तो रिटर्न टाइप तो कुछ भी नहीं है तो वॉइड लिखा, इट मींस फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बट जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वो एटलीस्ट दो आर्ग्यूमेंट पास करेगा ही करेगा और दोनों का टाइप क्या होगा, इंटीजर। नाउ थर्ड इज रिटर्न टाइप। तो ध्यान दें यहां नो था, अभी मैंने नो नहीं लिखा है, इट मींस वैल्यू रिटर्न होगी। देन फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस यहां पर ब्लैंक है। तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल इंट, फंक्शन नेम, बट हम आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कुछ भी इनपुट रिसीव नहीं होगा एज एन आर्ग्यूमेंट, बट ये कोई ना कोई वैल्यू इंटीजर टाइप की जहां भी कॉल हुआ है उसी लोकेशन पर रिटर्न करेगा। सो दिस इज थर्ड कैटेगरी। एंड फोर्थ टाइप इज जिसमें रिटर्न टाइप भी होगा एंड आर्ग्यूमेंट्स भी पास होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल रिटर्न टाइप इज इंट, फंक्शन नेम एफ और आर्ग्यूमेंट टाइप इंट कॉमा इंट। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन देखकर क्या पता चलता है कि इस फंक्शन से दो इंटीजर टाइप की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी, और जब ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन कंप्लीट करेगा तो ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा जहां पर भी हमने इसको कॉल किया होगा। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन की कैटेगरीज की बात करें तो आप चार तरीके से उनको डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमें वैल्यू रिटर्न करनी है या नहीं और आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं या नहीं। एंड ये चारों कैटेगरीज प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड दोनों केसेस पर अप्लाई होती। सो रिकर्जन डिस्कस करते हैं। तो पहले रिकर्जन होता क्या है वो समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू रिकर्जन का यूज देखेंगे। सो बेसिकली जब हमें एक फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम उसका कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, बट अगर किसी भी फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट उस फंक्शन के डेफिनेशन में ही लिख दिया, इट मींस वो फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करेगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिकर्जन। सो रिकर्जन मींस व्हेन अ फंक्शन डेफिनेशन कॉल्स इटसेल्फ, इट मींस रिकर्जन इज इंप्लीमेंटेड। तो ये काफी हद तक लूप के इक्वल होता है बट लूप जैसा नहीं होता। तो लूप में भी हम रिपीटेशन करते हैं, बट रिकर्जन में जो रिपीटेशन होता है वो फंक्शन कॉलिंग की हेल्प से होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हम हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं और ये मेन का डेफिनेशन है। ठीक है, मेन के डेफिनेशन के अंदर ही अगर मैंने ये लिख दिया, सो दिस कंप्लीट ब्लॉक इज डेफिनेशन, एंड अगर ये एक सिंगल स्टेटमेंट मैंने यहां मेंशन किया तो ये होगा कॉल। तो मेन एग्जीक्यूट हो रहा है और इन बिटवीन मेन ने खुद को ही कॉल कर दिया,
इट मीन्स यहां से कंट्रोल वापस मेन पर जाएगा, फिर से एग्जीक्यूशन होगा, फिर मेन खुद को कॉल करेगा। इट मीन्स ये अपने आप को ही बार बार कॉल करता जाएगा जब तक कि आप इसको एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट ना करें। ठीक है, तो किसी भी डेफिनेशन के अंदर अगर उसी फंक्शन को फिर से कॉल किया तो वो बन जाता है रिकर्जन। अब रिकर्जन बेसिकली यूज क्यों करते हैं? ताकि लूप इंप्लीमेंट ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉलिंग से ही आपका इटरेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाए। तो अब इसको प्रॉपरली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल। तो आपने फैक्टोरियल को इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर लूप यूज किया होगा। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें फॉर लूप नहीं होगा, बट रिकर्जन की हेल्प से ऑटोमेटिकली आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेन फंक्शन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट n, देन उसके भी ऊपर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंट फैक्टोरियल इंट। तो फैक्टोरियल फंक्शन एक इंटीजर रिसीव करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, देन रिजल्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n। तो ये फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट है, फैक्टोरियल में n की वैल्यू पास होगी और जो रिजल्ट है वो r वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद आप लिख सकते हैं printf फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d r। तो ये मेन फंक्शन था। अब मेन के बाद मैं फैक्टोरियल का डेफिनेशन लिखूंगा। अब इस डेफिनेशन के अंदर आप देखेंगे कहीं भी लूप इंप्लीमेंट नहीं होगा, बट फिर भी ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रिपीट होगा। तो सबसे पहले लिखा इफ n डबल इक्वल्स टू 1, तो रिटर्न हो जाएगा 1, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो इस तरीके से हमने एक फंक्शन यहां पर डिफाइन किया। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1 होगा, और अगर n की वैल्यू 1 नहीं है इट मींस एल्स पार्ट पर जाएंगे, और एल्स पार्ट क्या करेगा कि रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया। तो अब इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करते हैं। इनिशियली n था 5, तो यहां से 5 पास होगा, कंट्रोल इस पे ट्रांसफर हुआ, इस n वेरिएबल में 5 आ जाएगा। अभी n 1 की इक्वल नहीं है तो एल्स पार्ट पर जाएंगे जो रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो अब क्या होगा, एक स्टैक इंटरनली इंप्लीमेंट होगा जिसके अंदर ये जो n इंटू है ये जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अभी n की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू यहां स्टोर हुआ, n फैक्टोरियल ने यहां से पास कर दिया 4, और ये फिर से खुद को कॉल करेगा। तो यहां से 4 किसको मिलेगा, n वेरिएबल को। अगेन आपको चेक करना है कि n की वैल्यू 1 है नहीं, तो फिर से एल्स पर जाकर ये रिटर्न करेगा। तो अब इस केस में n की वैल्यू है 4, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, 4 इंटू और यहां से पास हो जाएगा 3, क्योंकि अगले कॉल में n की वैल्यू क्या थी 4, तो 4 माइनस 1 मतलब 3। तो अब अगला जो फंक्शन कॉल है वो हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 वापस n के पास जाएगा, कंडीशन फॉल्स, तो इस बार 3 इंटू यहां पर जाकर स्टोर होगा और फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हो जाएगा, 2 n के पास जाएगा, कंडीशन फॉल्स, तो अभी 2 इंटू यहां पर जाकर स्टोर होगा। अब फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल होगा, n में 1 आएगा, ये कंडीशन अभी ट्रू है, ये रिटर्न करेगा 1, तो 1 यहां पे जाके स्टोर होगा। अब देखेंगे कि रिटर्न 1 के बाद ये फैक्टोरियल फंक्शन अब कॉल नहीं होगा, इट मींस ये टर्मिनेट हो चुका है। तो इसके टर्मिनेशन के बाद ये जो स्टैक के अंदर जितनी भी वैल्यूज जाकर स्टोर हुई हैं ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो किसको मिल जाएगा, आर वेरिएबल को। ठीक है, और आर वेरिएबल प्रिंटफ के थ्रू अपनी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा। तो अगर इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेशन में कहीं भी लूप इंप्लीमेंट नहीं किया, बट फैक्टोरियल फंक्शन अपनी डेफिनेशन के अंदर खुद को ही कॉल कर रहा है जब तक कि n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो इस तरीके से कुछ लूप प्रोसेसेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं रिकर्जन की हेल्प से,
तो उससे क्या होगा, आपका कोड का जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगा और आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको कम नंबर ऑफ लाइंस के हेल्प से इवेलुएट कर पाएंगे। सो किसी भी कैरेक्टर को अगर फंक्शन में पास करना है तो वो कैसे हम प्रोसेस करते हैं उसको एग्जांपल से देखते हैं। तो अभी जो एग्जांपल मैं इंप्लीमेंट करूंगा उसमें मेरे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल होगा और मुझे उस कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका ASCII वैल्यू प्रिंट करना है। सो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर वेरिएबल है CH और उसमें मैंने स्टोर किया A, तो मुझे इसका ASCII कोड 65 प्रिंट करना है, बट कैरेक्टर वेरिएबल को मुझे फंक्शन में पास करना है और वो फंक्शन उसका ASCII कोड प्रिंट करेगा। तो अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका रिटर्न टाइप वॉइड, नेम इज ASCII और एक कैरेक्टर वेरिएबल हमें पास करना है तो वो डेटा टाइप मेंशन किया। देन मेन फंक्शन, उसमें एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने इनिशियलाइज किया A और यहां से मैं कॉल कर रहा हूं ASCII ऑफ CH और मेन को क्लोज कर दिया। तो इट मींस ये फंक्शन की कॉलिंग है और कॉलिंग से कंट्रोल ट्रांसफर होता है डेफिनेशन पर। तो अब इस मेन के बाद हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन है वॉइड ASCII एंड कैरेक्टर CH। ठीक है, अब CH वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी हमें उसका ASCII कोड प्रिंट करना है। तो अब यहां पर लिखा printf %d ऑफ CH। तो किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल को अगर आप %d से प्रिंट करेंगे तो वो उसका ASCII कोड प्रिंट कर देगा। तो यहां पर हमने कैरेक्टर वेरिएबल पास किया जो कि इस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा एंड उस वेरिएबल को यहाँ printf में यूज किया। तो ये मेन फंक्शन था, उसके अंदर हमने ASCII फंक्शन को कॉल किया। देन ये ASCII फंक्शन का डेफिनेशन है और ये उसका डिक्लेरेशन। तो इस तरीके से मैंने कैरेक्टर वेरिएबल को फंक्शन में पास करके उसको प्रोसेस किया और ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अब अगर आप किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल पर कोई और ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि कैरेक्टर अल्फाबेट है या कैरेक्टर वोवल है या कॉन्सोनेंट है या कैरेक्टर अल्फाबेट है, डिजिट है या स्पेशल सिंबल है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आप कभी भी इस तरीके से कैरेक्टर वेरिएबल को फंक्शन में पास करके उसको प्रोसेस करवा सकते हैं।